हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू सक्षम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं मनोज कुमार सैनी आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आ रहा हूं, जो अपने आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अपने इस पार्ट में हमें ये देखना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के किन किन बिंदुओं पे हमें चर्चाएं करनी होंगी। तो देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर सबसे पहला पार्ट देखा जाए तो जब भी हम भूगोल को पढ़ते हैं, इस भूगोल में पर्टिकुलर किसी भी एक क्षेत्र की स्थिति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, वहाँ की जितनी भी अन्य भूआकृतिक विज्ञान को लेके या जलवायु विज्ञान को लेके या फिर अन्य जितने भी भौतिक इफेक्ट हैं, इन सभी के बारे में हम खनिज, मृदा या फिर वनस्पति वगैरह को लेके आदि बिंदुओं पर हम चर्चाएं करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि कोई भी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भूगोल के अंतर्गत अगर डिफाइन किया जाता है कि वह जो क्षेत्र है वो किस आधार पर हमें विभिन्न प्रश्न दे सकता है, तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए हमें वहाँ के अक्षांश बिंदु को समझना होगा और वहाँ के देशांतर बिंदु को समझना होगा। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार हमारे आने वाले विभिन्न बिंदुओं में सामने आते रहेंगे। तो हम इन दोनों बिंदुओं का आज अर्थ समझने वाले हैं। देखिएगा, अक्षांश जिसको कि लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर हम 6वीं क्लास से जो सामाजिक विज्ञान की एक अलग से भूगोल की किताब चलती है, वहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं इन दोनों शब्दों को, लेकिन आज भी हमें इन दोनों के अंतर्गत अर्थ समझ में बहुत कम आता है, क्योंकि जब भी अक्षांश का नाम आता है हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखा की, और जब भी देशांतर का नाम आता है हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखा की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ अक्षांश और अक्षांश रेखा ये दोनों अलग अलग तथ्य हैं, और अगर हम देशांतर की बात करते हैं और देशांतर रेखा की बात करते हैं तो ये अलग अलग बिंदु हैं। तो देखिएगा, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, और यहाँ अगर लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा अंतर इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज अपनी पहली इस क्लास में अक्षांश और देशांतर को। देखिएगा, सबसे पहले तो हमें बात करनी है अक्षांश की, लैटिट्यूड, और दूसरा जो वर्ड हमारे सामने होगा ये होगा अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड लाइन। अक्षांश क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें हमारा पृथ्वी का जो प्रतिरूप है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। दोस्तों, इस ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और एक रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में अगर किसी भी क्षेत्र की कोणीय स्थिति की बात करते हैं तो वह वहाँ का अक्षांश कहलाता है। यानी कि अक्षांश की अगर डेफिनेशन हमें देनी है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आधार पर किसी स्थान की कोणीय स्थिति, चाहे वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, और ये जो कोणीय स्थिति ये शुरू होती है दोस्तों 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस प्रकार से उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश बिंदु, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिंदु के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ डिफाइन कर देना है भूमध्य रेखा के आधार पर
किसी स्थान की कोणीय स्थिति, भूमध्य रेखा के आधार पर किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति, चाहे वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हो या पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में हो, इसे हम वहाँ का पर्टिकुलर अक्षांश कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ अक्षांश रेखा की, कि भूमध्य रेखा के आधार पर जो कोणीय बिंदु है इसे तो हमने अक्षांश कहा है। ये अक्षांश दोस्तों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री दाईं ओर से भी हम पढ़ सकते हैं, बाईं ओर से भी हम पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन की अगर हम बात करते हैं कि समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को हम यहाँ पर अक्षांश रेखा कह सकते हैं। तो देखो यहाँ बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली कल्पित रेखा। लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन दोनों को डिफाइन कर चुके हैं दोस्तों कि समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली जो कल्पित रेखा है, इन्हें हम देख नहीं सकते, हम केवल कल्पना के आधार पर इनकी गणनाएं करते हैं। तो ये सभी जो कल्पित रेखाएं होती हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, इन सभी अक्षांश रेखाओं पर प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। तो देखो यहाँ अगर बात की जाए अक्षांश रेखाओं की फीचर्स की, यानी कि इनकी विशेषताएं, इन सभी अक्षांश रेखाओं की जो विशेषताएं हैं वो हमें विभिन्न प्रकार से देखने को मिलेगी। सबसे पहली विशेष बात कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। सभी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पूर्ण वृत्त होती हैं दोस्तों। आपने ग्लोब को देखा होगा, ग्लोब के चारों ओर यहाँ जो कल्पित रेखाएं, जैसे 0 डिग्री से आगे अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जब हम चलते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से ये जो 90 डिग्री तक के हम भाग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें अनेक वृत्त देखने को मिलते हैं। तो सभी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये अपने आप में पूर्ण वृत्त होती हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ अक्षांश रेखाओं की। दूसरी बात, अगर हम इस लाइन में से कोई प्रश्न निकालते हैं तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमें देखने वाला जो प्रश्न मिलता है वो ये है कि सबसे पहले तो ये गौर करने वाली बात है कि पृथ्वी पर क्या कोई सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। वहाँ पर पहला ऑप्शन अपने पास में होता है उत्तरी आर्कटिक वृत्त, दूसरा होता है दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त, तीसरा हो जाता है करक वृत्त, चौथा हो जाता है विषुवत वृत्त। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। देखिएगा हमारी पृथ्वी का जो प्रतिरूप ग्लोब है, अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो पृथ्वी के बीच का जो भाग है इसमें उभार है, और इस उभार वाले भाग में ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो जिसका मान हमने लिखा है या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये जो 0 डिग्री वृत्त बन रहा है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। उसके बाद में जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल्स एरिया की ओर जाते हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो आप गौर करेंगे कि जितने भी यहाँ अक्षांश वृत्त बन रहे हैं इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। ऐसे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की भी बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाले जितने भी अक्षांश वृत्त हैं इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है। आप डायग्राम में देख के ये पता कर सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि इनका आकार घटता जाता है। तो अगली विशेषता हो जाती है पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त।
इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर विषुवत रेखा के रूप में। विषुवत रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त है ये आ जाता है विषुवत रेखा। इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसे हमने कहा है भूमध्य रेखा। इसे हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे हम कह सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, इक्वेटर लाइन कह सकते हैं, या विषुवत वृत्त कह सकते हैं, या विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी पर रहेगा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त। और अब अगर आगे की विशेष बात देखें तो देखिएगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तो यहाँ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। परिवर्तन क्या हो जाएगा? आकार घटता जाता है। अगर हम विषुवत रेखा से दोनों पोल्स एरिया की ओर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जो लैटिट्यूड लाइन मिल रही हैं इनके आकार में अगर देखें तो आकार घटता जाता है, आकार में कमी होती जाती है, यानी कि ये छोटे वृत्त के रूप में बनते चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी विशेषता और आ जाती है यहाँ अक्षांश रेखाओं की। इसके बाद में सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व की ओर आड़े रूप में खींची हुई है, क्षितिजीय रूप में खींची हुई हैं। लेकिन अगर ये विस्तार की बात करें दोस्तों, कौन से विस्तार को बताती हैं? सभी अक्षांश रेखाएं या अक्षांश बताते हैं पूर्व पश्चिम विस्तार को बताते हैं या उत्तर दक्षिण विस्तार को बताते हैं? देखो इनका विस्तार जो है, इनका स्वयं का जो विस्तार है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे हैं क्षितिजी रूप में। लेकिन ये पृथ्वी पर किसी क्षेत्र के अगर विस्तार की बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिण अक्षांश के रूप में हमें बता देती हैं। तो देखिएगा सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर क्षितिजीय रूप में खींची होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्षितिजी रूप में खींची होती हैं। लेकिन ये विस्तार की अगर बात करें तो पृथ्वी के किसी क्षेत्र के उत्तरी भाग को बताती हैं उत्तरी अक्षांश के रूप में, या फिर विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं तो दक्षिणी अक्षांश को ये प्रदर्शित कर देती हैं। अब बात आती है कि सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य का अंतराल, सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य जैसे कि 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके मध्य का जो अंतराल है दोस्तों, इस अंतराल को पर्टिकुलर किसी नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कटी। ये जो अंतराल है इस अंतराल को कहा जाता है कटी, ठीक है। तो सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य का अंतराल जिसे हमने कहा है कटी समान होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सभी अक्षांशों में समान देखने को मिलता है और ये लगभग आ जाता है 111.3 किलोमीटर। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच में अगर दूरी देखी जाए दोस्तों, जिस दूरी को हमने यहाँ पर कटी कहा है, इस कटी का जो अंतराल हमें देखने को मिलता है ये लगभग 111.3 किलोमीटर का होता है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो अक्षांश रेखाओं के रूप में अपन पढ़ते हैं। अब बात आती है कि साहब पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? आप सभी अपने आप को एक जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं। सभी अपने आप को जवाब दीजिए। और अगला प्रश्न सुनिएगा कि
पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? दो अलग अलग प्रश्न आपके सामने हैं दोस्तों। पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी है और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। अब आप थोड़ा सा समझे कि अक्षांश और अक्षांश रेखा, जिसको कि हमने पहले पढ़ चुके हैं अभी, तो यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि अक्षांश पर्टिकुलर हमने किसी कोणीय स्थिति की बात की थी, तो जो 0 डिग्री से प्रारंभ होता है और 90 डिग्री तक चलता है सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री उत्तर के कोणीय बिंदु हैं, 90 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र के कोणीय बिंदु हैं, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 90 और 90 180, और 0 डिग्री अपने आप में एक अन्य मान है। तो यहाँ अगर हम बात करें पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदु, तो अक्षांश बिंदुओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आ जाते हैं 181। पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदु, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदु आ जाते हैं दोस्तों 181, 181। यहीं अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं, तो अब आप जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। दोस्तों मैं वापस आपको इस डायग्राम में लाना चाहूँगा। मैंने कहा था कि सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं, यानी कि वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है दोस्तों। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं, तो ये एक डॉट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये सभी देशांतर रेखाएं इस एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। जैसे मान लीजिएगा कि ये जो खड़ी रेखाएं हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बीच में, तो जब भी आप उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो पोल्स वाला जो एरिया है यहाँ पर ये सभी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली हैं। अब इस स्थिति में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनको हम व्रत नहीं कह सकते, और जब इनको हम व्रत नहीं कह सकते तो ये अक्षांश रेखा भी नहीं कहलाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों बिंदुओं के रेखाओं को घटा देना होगा और हमारे पास में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या आनी है ये आ जाती है 179। तो ये दो अलग अलग प्रश्न और थे दोस्तों कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं, तो 181 अक्षांश बिंदु हैं, और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये 179 हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अक्षांश रेखाओं से संबंधित अगर कोई और प्रश्न है तो इस ग्लोब के अंतर्गत 2-3 और रेखाएं हैं जिनके बारे में भी हम प्रश्न कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा इस भूमध्य रेखा के साथ साथ एक तो कर्क रेखा का और एक मकर रेखा का। काफ़ी बार एग्जाम्स में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं भी वह कौन सा दिन है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, वो कौन सा दिन है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो हैं वो हमें विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा जब भी हम ग्लोब की बात करते हैं दोस्तों, इस ग्लोब पर हमने अभी बात की थी विषुवत रेखा की, यानी कि भूमध्य रेखा की। यह आ जाती है विषुवत रेखा, और ठीक विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिंदु पर और ठीक दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिंदुओं पर आप पढ़ते हैं। इनका मान अगर देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करेंगे, और दक्षिणी अक्षांश की ओर चलते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की अगर हम बात करें। तो इनके उपनाम देखिएगा, यहाँ तो इसको कह सकते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में जब हम चलते हैं तो कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में इसको कहा जाता है मकर रेखा। अब बात इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कर्क रेखा को 23.5 डिग्री पर ही क्यों लिया। इसे हम 24 डिग्री या 23 डिग्री पर भी तो ले सकते थे, लेकिन 23.5 डिग्री पर ही इसका मान क्यों लिया गया। काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जिनको आज तक अपन छोड़ते हुए आए हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है
तो सूर्य की अधिकतम उत्तरतम जो स्थिति हमें देखने को मिलती है ये 23.5 डिग्री पर, और इस समय सूर्य कर्क राशि में होता है। ठीक है, सूर्य विभिन्न राशियों से गुजरता है, तो जब कर्क राशि में सूर्य होता है तो इसकी पृथ्वी पर उत्तरतम जो स्थिति होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, इसीलिए हमने इस रेखा का नाम निकाल दिया यहाँ पर कर्क रेखा। उसके बाद में ठीक ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य का दक्षिणायन होता है, सूर्य विषुवत रेखा को पार करके जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर चला जाता है, तो यहाँ पर अधिकतम जो दक्षिणतम स्थिति सूर्य की हमें देखने को मिलती है ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि दक्षिणी अक्षांश के रूप में हमें देखने को मिलती है, और इस रेखा को हमने मकर रेखा नाम दे दिया। अब सभी के माइंड में आ रहा होगा कि साहब विषुवत रेखा भी आ गई, कर्क रेखा भी आ गई, मकर रेखा भी आ गई, लेकिन दो और रेखाएं होती हैं जिनको भी हम कटिबंध के अंतर्गत पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब हम बात करें तो इसका मान आ जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसका मान भी आ जाता है 66.5 डिग्री साउथ। ये जो रेखाएं हैं इनको कहा जाता है उत्तरी आर्कटिक व्रत, इसको कहा जाता है दक्षिणी अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, तो ये उत्तरी आर्कटिक व्रत और दक्षिणी अंटार्कटिक व्रत, ये दो और रेखाएं आ जाती हैं। और अब हमारे सामने एक समूह बनता है, कटी का समूह है। कटी जो कि अक्षांशों के मध्य का अंतराल था, इसका समूह जो बनता है तो इसे कटिबंध कहा जाता है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम चलते हैं दोस्तों, जब हम जलवायु वगैरह को पढ़ते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में वनस्पति वगैरह को पढ़ते हैं तो बार बार हमारे को देखने को मिलती है कुछ शब्दावलियाँ, जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, तो इनका मतलब समझ में नहीं आता ये कहाँ से कहाँ तक है। गौर कीजिएगा, विषुवत रेखा के दोनों ओर अगर हम बात करते हैं 23.5 डिग्री तक, तो ये वो क्षेत्र हैं जो सूर्य की लगभग लंबवत स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये अन्य टॉपिक रहेगा हमारे पास में उत्तरायण और दक्षिणायन से संबंधित, फिलहाल हम बात कर रहे थे अक्षांश और अक्षांश रेखा की। तो देखो इस डायग्राम में एक छोटी सी चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों कि विषुवत रेखा पर सूर्य की जो लंबवत स्थिति है यानी समकोणिक जो स्थिति है वो किस दिन होती है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कब चमकता है, और ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो विषुव की स्थिति कब होती है। विषुव एक शब्द आ जाता है दोस्तों, विषुव की स्थिति कब होती है, विषुव किसे कहते हैं। तो विषुव का मतलब होता है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर ठीक लंबवत होता है, इसे हम विषुव कहते हैं। और विषुव की स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन की अवधि और रात्रि की जो अवधि है ये समान होती है दोस्तों दोनों गोलार्धों में। तो ये कब कब हमें देखने को मिलती है, तो आप सभी जवाब दे सकते हैं। पहला आपका जवाब होगा एक तो 21 मार्च और दूसरा जवाब हो जाएगा 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो तिथियां हैं जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अब बात करें दोस्तों कि सूर्य कर्क रेखा पर कब आता है, तो देखिएगा जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ सूर्य की स्थिति है और सूर्य कर्क रेखा पर होगा, और कर्क रेखा के बाद में पुनः एक बार विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के बाद में मकर रेखा पर, और मकर रेखा के बाद में पुनः विषुवत रेखा पर। इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि सूर्य की स्थिति एक बार तो होती है कर्क रेखा पर। वर्ष के कितने दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, हमारा जवाब होगा 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर क्रमशः कितने कितने दिन की होती है, तो एक एक दिन की स्थिति होती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमक जाता है। 21 जून को सूर्य की जो स्थिति होती है ये कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ मकर रेखा की, तो देखिएगा 22 दिसंबर
22 दिसंबर को जो सूर्य है ये मकर रेखा पर लंबवत चमक जाता है। और इसके बाद में हमने बात की विषुवत रेखा की, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो स्थिति होती है ये विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाती है। तो दोस्तों फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो चारों तिथियां आपके सामने हैं, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन ये किसी भी क्षेत्र की जलवायु को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देता है। अब देखो यहाँ हमने अक्षांश और अक्षांश की विभिन्न जो विशेषताएं हैं इनकी बात कर ली। कुछ रेखाओं के दूसरे नाम जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने करक रेखा कहा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हमने यहाँ पर मकर रेखा कहा है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दूसरे बिंदु की जिसे हमने देशांतर के रूप में पढ़ना है। तो देशांतर किसे कहेंगे दोस्तों? ये तो अक्षांश की बातें थी, अब बात करनी है कि देशांतर क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभिन्न कोणीय बिंदु की चर्चाएं की हैं। ये विभिन्न कोणीय जो बिंदु हैं दोस्तों ये यहाँ पर अक्षांश कहला रहे थे। ठीक ऐसे ही हमें देशांतर बिंदुओं को पढ़ना है, और वो जो देशांतर से संबंधित कोणीय बिंदु होंगे वो वहाँ के देशांतर बिंदु कहलाएंगे। तो देखिएगा देशांतर लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच रेखा के आधार पर किसी स्थान की कोणीय स्थिति, ग्रीनविच रेखा के आधार पर किसी स्थान की कोणीय स्थिति वहाँ का देशांतर कहलाता है। दोस्तों देशांतर रेखा की आगे बात करेंगे, देशांतर की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। और ये जो स्थिति होती है ये पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में अगर देखें तो ये कोणीय स्थिति वहाँ का पर्टिकुलर देशांतर कहलाता है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक वही तरीका जो हमने वहाँ अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में पढ़ा था कि समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाती हैं तो अक्षांश रेखा कहाँ है। और अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि समान देशांतर बिंदुओं को मिलाती हैं तो इसे हम देशांतर रेखा कह सकते हैं। तो समान देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली कल्पित रेखा, समान देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली कल्पित रेखा जो है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, या इसे हम लॉन्गिट्यूड लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इन सभी रेखाओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देशांतर रेखाएं, इनकी विशेषताएं, सभी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत खिंची होती हैं।
सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत खिंची होती हैं। अगर हम इस डायग्राम में देशांतर रेखाओं की बात करें दोस्तों, तो हमें देखने को मिलेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहेंगे। देखिएगा, ये जो बीच वाली रेखा है जिसे हमने ग्रीनविच रेखा कहा, इस आधार पर हम पश्चिमी गोलार्ध में देखें या हम पूर्वी गोलार्ध में देखें तो यहाँ हमें विभिन्न रेखाएं देखने को मिलेंगी और इन्हीं रेखाओं को हम यहाँ पर देशांतर रेखा कह सकते हैं। तो जिन बिंदुओं से होकर गुजरती हैं उन बिंदुओं को हम देशांतर कहेंगे, और समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो कल्पित रेखा यहाँ बन रही है इसे हम देशांतर रेखा कह सकते हैं। तो जितनी रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर के विस्तार को ये प्रदर्शित कर रही हैं, और इन्हें हम दोस्तों यहाँ पर देशांतर रेखा कह देते हैं। ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है और ये पृथ्वी का हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। दाईं ओर का जो क्षेत्र था इसे हमने कहा है पूर्वी गोलार्ध, और बाईं ओर का जो क्षेत्र है इसे हमने कहा है पश्चिमी गोलार्ध। ये जो ठीक बीच में रेखा आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच जो है यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन भौगोलिक वेधशाला है जो कि यूरोप महाद्वीप के ग्रेट ब्रिटेन क्षेत्र में है। अब देखिएगा, यहाँ सबसे पहली विशेषता हमने देख ली कि सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत खिंची हुई होती हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ अंतराल की अगर हम बात करें, विषुवत रेखा पर दो जो देशांतर रेखाएं हैं, इस विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो सर्वाधिक हमें देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमें इन देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो कम होता नजर आ रहा है। ठीक ध्रुवों पर देखें तो देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो हमें शून्य के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं सभी देशांतर रेखाओं के मध्य का अंतराल, जिसे गौर कहा जाता है, समान नहीं है। अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो अंतराल था इसे हम समान रूप में पढ़ रहे थे दोस्तों, लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो अंतराल है वो समान नहीं है। लास्ट में गौर कीजिएगा, समान नहीं है, ठीक है। और ये अंतराल क्या कहलाता है? गौर या गोरे कहलाता है, ठीक। अब अगर देखा जाए तो दो जो देशांतर रेखाएं हैं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक अंतराल, तो सर्वाधिक अंतराल की अगर हम बात करते हैं ये आ जाता है विषुवत रेखा पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज़्यादा जो अंतराल हमें देखने को मिलता है ये अंतराल आ जाता है दोस्तों विषुवत रेखा। जैसे मान लीजिएगा ये खड़ी हुई जो रेखाएं हैं इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और अब अगर हम इस डायग्राम में अक्षांश वृत्त की बात करते हैं तो ये जो रेखाएं हैं ये आ रही हैं अक्षांश रेखाएं। आप गौर कीजिएगा, इस डायग्राम में हमें दो देशांतर के बीच में सबसे ज़्यादा जो दूरी दिख रही है ये दिख रही है किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और सबसे कम जो दूरी दिख रही है ये दिख रही है कहाँ पर? ध्रुव पर। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी भाग में आ जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो कहीं ना कहीं अगर गौर किया जाए कि पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा जो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी हमें देखने को मिलती है ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर हमें देखने को मिलती है। ठीक इसकी दूसरी जो लाइन बनती है यहाँ पर,
या हम इसे यूं भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य का अंतराल, जिसे कि हमने गौर कहा था, घटता जाता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने अक्षांश रेखाओं की बात की थी, तो अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत उनके आकार को हमने ध्रुवों की ओर घटता हुआ पाया। ये जितनी भी रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, इनमें अगर वृत्त का आकार देखें तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घट रहा है, लेकिन देशांतर रेखाओं में बीच का अंतराल ध्रुवों की ओर जाने पर घट जाता है। और ध्रुवों पर ये जो अंतराल है, ध्रुव पर यह अंतराल हो जाता है 0। सबसे ज़्यादा जो अंतराल हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है कहाँ पर, विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर इसका मान होता है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, तो सभी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं तो ध्रुवों की ओर जाने पर आकार में घटती हैं, जबकि सभी देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतराल है, ये बीच का अंतराल ध्रुवों की ओर जाने पर घटता जाता है। अब देखो इस डायग्राम में दोस्तों आपके सामने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बन गया, और ये जो अक्षांश और रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का जो जाल है, इसे हम कहते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या है? ग्लोब पर उपस्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो जाल है, इसे हम कहते हैं ग्रिड। ठीक है, अब देखो कुछ देशांतर रेखाएं हैं जिनके बारे में हम और चर्चाएं कर सकते हैं। ये जो अंतराल यहाँ पर आ रहा है विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर, इसको हमने लिखा था 111.3 किलोमीटर, और ये 0 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, अब देखो 2-3 जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो आ जाता है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री जो देशांतर है, ठीक 0 डिग्री के अपोजिट साइड, 0 डिग्री के ठीक विपरीत दिशा में या पीछे की दिशा में अगर देखा जाए तो 180 डिग्री देशांतर है, और इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक नए दिन की जो शुरुआत है दोस्तों, ये 180 डिग्री देशांतर से होती है, और ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री के समांतर खींची गई है, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजर जाती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इस डायग्राम से अगर देखें कि विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो अटलांटिक महासागर से होकर गुजर जाती हैं। अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में आ जाता है गिन्नी की खाड़ी। ये गिन्नी की खाड़ी है जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं दोस्तों। तो ये देशांतर से संबंधित कुछ विशेष तथ्य थे। सबसे पहले हमने बात की, देखो दोस्तों यहाँ पर देशांतर पर्टिकुलर वर्ड का जो अर्थ है कि ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा जो पृथ्वी का प्रधान याम्योत्तर है, इसे हमने ग्रीनविच रेखा कहा है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आप देख रहे हैं, इस 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर भी कह सकते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रधान याम्योत्तर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में यहाँ आपको कुछ देशांतर बिंदु देखने को मिलते हैं, और समान देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा थी, इसे ही हमने क्या कहा, यहाँ देशांतर रेखा कहा। उसके बाद में हमने पढ़ी है सभी देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, जिनमें सबसे बड़ी विशेषता कि सभी देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत खिंची होती हैं। सभी देशांतर के बीच की दूरी समान नहीं होती, बीच की दूरी को गोर या गोरे कहा जाता है, जो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर जाते जाते शून्य हो जाती हैं। तो फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।